देखिए, हम पढ़ा रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, भाग 3 है, मौलिक अधिकार चल रहा है ना। कल हम इसके बारे में अर्थ, मौलिक अधिकार का अर्थ और क्या पृष्ठभूमि और इसकी विशेषता पर चर्चा कर चुके थे। अब मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है जी? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। 12 से लेके कहाँ तक? 35 तक है आपका मौलिक अधिकार की चर्चा है। 6 मौलिक अधिकार है, उसको आगे हम लोग आने वाले क्लास में अलग अलग पढ़ेंगे, बढ़िया से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब हम यहाँ चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या है। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में क्या है जी? 12 और 13 पढ़ लेंगे, उसके बाद 14 से लेके 32 तक तो है मौलिक अधिकार, यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए, इसमें आप समझिए कि 12, 13 और उसके बाद 14 से लेके 32 तक शुद्ध मौलिक अधिकार है ना, जिसमें इसी में 6 गो है ना। इसी में कौ गो है? 6 गो। जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ना, धार्मिक स्वतंत्रता, शैक्षणिक शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार, यही है ना 6 गो। तो उसको अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है 12 से 32 तक में है ना, 14 से 32 तक में। और ये 12 और 13 में क्या है? ठीक, तो 12 और 13 अनुच्छेद में ये कहता है कि इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दिया गया है अनुच्छेद 12 में? राज्य की परिभाषा। बात को समझिएगा थोड़ा ठीक से। राज्य की परिभाषा मतलब केवल भाग 3 और 4 के लिए, केवल भाग 3 और 4 के लिए। मतलब मौलिक अधिकार में आप पढ़ेंगे कि जैसे राज्य जो है जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा ना। तो यहाँ बात तो फंसेगी कि राज्य में कौन कौन आएगा, समझ रहे हैं? विधि के समक्ष समानता होगी। जो भी राज्य के बारे में भाग 3 और भाग में चर्चा होगा, उस राज्य में कौन कौन आएंगे, क्या क्या होगा, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पूछ लिया जाता है कि ये राज्य के अंतर्गत है कि नहीं है, एक नंबरिया क्वेश्चन में। बात समझ रहे हैं? तो उस पर चर्चा करते हैं कि राज्य क्या है, स्टेट क्या है ना। समझ गए बात को? क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? भाग 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। और वो राज्य की परिभाषा किस पर लागू है? केवल भाग 3 और 4 के लिए, अन्य के लिए भाग राज्य की ये परिभाषा लागू नहीं है। तो कह रहा है कि राज्य में जो होगा स्टेट, स्टेट में क्या क्या आ जाएगा? तो स्टेट में आ जाएगा आपका केंद्र सरकार। क्या आ जाएगा? केंद्र सरकार, मतलब केंद्र सरकार, ये मोदी जी वाला, जैसे जिसका सरकार हो वो राज्य के अंतर्गत आएगा। संसद भी आएगा इसमें। क्या आएगा? संसद भी आएगा। समझ रहे हैं? संसद के अलावा राज्य सरकार आएगा, राज्य सरकार, समझ रहे हैं? ये सब आएगा, राज्य सरकार। विधान मंडल, क्या आएगा? विधान मंडल, ये भी राज्य के अंतर्गत आएंगे। यानी कि मौलिक अधिकार में आपको कहा जाए कि राज्य ये नहीं करेगा, चाहे राज्य को ये करना है, तो उस राज्य के संदर्भ में कौन कौन आएगा ना। तो केंद्र सरकार को भी ले सकते हैं, राज्य संसद को भी, राज्य सरकार, और ये उसके नीचे वाला स्तर क्या होता है? कुछ स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय जैसे आप सबसे पहले नगर निगम, नगर निगम होता है, नगर परिषद, नगर परिषद, उसके बाद नगर पंचायत, नगर पंचायत, उसके बाद ग्राम पंचायत। ये सब क्या है? ग्राम पूछ लेगा, ग्राम पंचायत राज्य में आता है कि नहीं? आता है। बात समझ रहे हैं? कुछ जिला बोर्ड, समझ रहे हैं? जिला बोर्ड, ये भी राज्य के अंतर्गत आएंगे।
समझ रहे हैं कि राज्य में क्या क्या आएंगे, ये क्लियर है, हो गया जी। तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो समझना है, जो कंफ्यूजन में है और जो कंफ्यूजन में रहिएगा, अन्य प्राधिकरण, ये भी राज्य में आएंगे। अन्य प्राधिकरण ये राज्य के अंतर्गत आएंगे। अन्य प्राधिकरण ये तो आप अंडरस्टूड है, ये नहीं पूछेगा, आप पूछेगा तो बना दीजिएगा। बस पंचायत वाला भी, जिला बोर्ड वाला ध्यान रखिएगा कि वो राज्य के श्रेणी में रखा गया है भाग 3 और भाग 4 के लिए। यानी कि जो भी मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा होगा, राज्य शब्द आएगा तो इन्हीं चीजों के लिए आएगा। अन्य प्राधिकरण मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति कह लीजिए, चाहे निकाय कह लीजिए, ऐसा व्यक्ति भी, निकाय भी जो विधिक शक्ति रखता हो, ऐसा व्यक्ति भी राज्य हो सकता है। समझ रहे हो, ऐसा व्यक्ति चाहे निकाय समझ रहे हो, कॉर्पोरेशन जो विधिक शक्ति रखता हो, रखता हो, मतलब कहने का एक व्यक्ति भी, चाहे व्यक्तियों का ग्रुप जो ये शक्ति रखता हो कि विधि बना सकता है और पूरे देश पर लागू करा सकता है, चाहे किसी खास एरिया में, वो राज्य के अंतर्गत आएगा। समझ रहे हैं। या ऐसी कोई संस्था जो राज्य से मतलब सरकार से आर्थिक अनुदान प्राप्त कर रहा हो और उसका उस क्षेत्र में मोनोपोली हो, मतलब सरकार केवल उसी को लाइसेंस दी है और उससे क्या प्राप्त कर रहा हो, उससे वो अनुदान प्राप्त कर रहा हो, वो भी राज्य के अंतर्गत आएंगे। क्या बोले हैं, ऐसी संस्था जो राज्य से अनुदान क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, यानी उससे वो राज्य से उसका है, मतलब पैसा मिल रहा है और उस क्षेत्र में क्या है, मोनोपोली है, और उस क्षेत्र में मोनोपोली, समझ रहे हो ना, मोनोपोली मतलब दूसरा नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, रेलवे जो बोर्ड है वो राज्य के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उस क्षेत्र में प्राइवेट है का नहीं है, चाहे सरकार के एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है, वो भी राज्य के अंतर्गत आएंगे। चाहे क्या, सरकार के एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है, वो भी संस्था राज्य के अंतर्गत आएंगे। यानी कि जो भी मौलिक अधिकार आप पढ़ रहे हो और उसमें राज्य शब्द लगाया गया है तो इन सब के लिए आएगा। अब कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, कौन कौन राज्य है, क्या क्या यहां से अब क्लियर हो जाएगा। राज्य है, क्या है, राज्य है, कौन कौन है। उदाहरण के तौर पर जैसे आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, देखिएगा, विश्वविद्यालय, देखिए ये जितना है ना विश्वविद्यालय, ये राज्य में आएंगे। क्यों, क्योंकि सरकार से अनुदान प्राप्त है और उस क्षेत्र में मोनोपोली है। आप देखिएगा प्राइवेट भी विश्वविद्यालय होते हैं, वो नहीं है, क्योंकि सरकार से अनुदान नहीं ले रहे हैं, तो ये सरकार से अनुदान है, ये विश्वविद्यालय है, वो राज्य है। क्यों है जी, क्योंकि ये अनुदान भी प्राप्त कर रहा है, सरकार के एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये राज्य है। रेलवे बोर्ड जितना है, रेलवे बोर्ड, यानी कि जो भी आप पढ़ोगे इसमें मौलिक अधिकार में, वो इन सब पर भी लागू होता है। समझ रहे हैं। अब मौलिक अधिकार है तो कोई व्यक्ति पर जाकर थोड़े थोप दोगे कि हमको मौलिक अधिकार है, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो तो राज्य की परिभाषा से क्लियर होगा। ठीक। अब जैसे ONGC है, तेल वाला ONGC, ये भी है, सरकार के एजेंसी के रूप में है। जैसे सेल है, ये सब व्यवसायिक कंपनियां हैं, मगर वो राज्य के अंतर्गत आएंगे। LIC है, UPSC है, बात समझ रहे। UPSC राज्य के अंतर्गत आएगा, ये पूछ देगा। UPSC क्योंकि सरकार के बॉडी के रूप में कार्य है, सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा है, सरकार का, भले वो सरकार नहीं है, उसमें मोदी जी जाते हैं का,
नहीं है, सरकार के एजेंसी के रूप में है। यूपीएससी है, पीसीएस जितने वाले हैं ना भाई वो राज्य के अंतर्गत आएंगे, यानी कि पीसीएस का एग्जाम लेने वाले जो भी हैं, बीपीएससी वाला चाहिए बिहार वाला, वो उस पर मौलिक अधिकार लागू होता है, वो नहीं कर सकते। हाँ तो वह ये भी तो लिखे हैं, तो यूपीएससी है, ठीक, क्या बोलिए? हाँ तो ये भी तो लिखे हैं, राज्य में सब लिखे हैं, देखिए राज्य सरकार विधानमंडल लिखे हैं कि नहीं, यहाँ पंचायत तक भी लिखे हैं, मगर ये हम छाट दे रहे हैं आपको सुविधा के लिए कि यूपीएससी पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। पीसीएस है, बीएसएनएल है, देखिए बीएसएनएल है, बीएसएनएल क्या है? ये राज्य की एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है ना, यहाँ तो लिखा है कि ऐसा सरकार जो राज्य की एजेंसी के रूप में कार्य, वो भी राज्य के अंतर्गत आएंगे, किसके लिए? भाग 3 और भाग 4 के लिए। यानी ये अगर आपका मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं ये सब है सब, तो आप जा सकते हो कहाँ? कोर्ट। अभी नहीं कि खाली केंद्र सरकार और संसद करे, तो राज्य की परिभाषा आपके अंदर क्लियर होनी चाहिए, ठीक। राज्य नहीं है, अब ये भी ध्यान देना कि राज्य कौन कौन नहीं है। राज्य नहीं है पूछ देगा इसी में से, ठीक। बीएसएनएल है, राज्य नहीं है, तो न्यायालय, देखो अब न्यायालय में 2 काम है, पूछ देगा न्यायालय राज्य है कि नहीं जी? नहीं। है भी नहीं भी है। देखो जब न्यायालय का न्याय का कार्य कर रही है तो राज्य नहीं है। न्यायालय जब न्याय का कार्य कर रही है, न्याय का कार्य कर रही है तो राज्य नहीं है। समझ रहे हो? न्यायालय का 2 काम है। हाँ, एक प्रशासनिक कार्य करती है न्यायालय ना, प्रशासनिक कार्य, तब राज्य है, तब क्या है? राज्य है। आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि न्यायालय कौन सा प्रशासनिक कार्य करती है ना, तो राज्य है। अब देखिए ये तो सबसे ज्यादा विवादित है कि अभी भी चर्चा चल रहा है कि राज्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप लोग सोचिएगा कि होना चाहिए कि नहीं, अभी विवाद में है। वो क्या है कि बीसीसीआई ये बताओ कि राज्य है कि नहीं। ये राज्य अभी तक नहीं है, मांग उठा जा रहा है कि है। क्यों? क्योंकि इसको उस क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में मोनोपोली प्राप्त है, सरकार से अनुदान भी है, बात समझ रहे हैं, सरकार से नियुक्त भी होता है। अब इसी पर विवाद हो रहा है कि इसको राज्य माना जाए या नहीं माना जाए। जैसा ही राज्य मान लीजिएगा वो पूरा मौलिक अधिकार लागू हो जाएगा इस पर भी। तो अभी तक नहीं है मगर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मोनोपोली प्राप्त है। आप अगर भारत स्तर पर आप अपना एक प्राइवेट बना लो तो उसको मान्यता नहीं लेगा कि वो इंडिया क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। हम अगर बना लें बोर्ड तो मान्यता दीजिएगा, तो ये तो है ना जी, तो ये इसको राज्य होना चाहिए मगर अभी तक नहीं है, ठीक। निजी विश्वविद्यालय वो भी नहीं है। क्या है? निजी विश्वविद्यालय नहीं है। निजी विश्वविद्यालय नहीं, अभी बताया ना कि यहाँ विश्वविद्यालय है मगर निजी विश्वविद्यालय नहीं है। अब एक और ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी पूछता है, एनसीईआरटी जो किताब आप पढ़ते हो ना, ये राज्य नहीं है। बात समझ रहे हैं? एनसीईआरटी, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना कि ये एनसीईआरटी की जो पुस्तकें आप पढ़ते हो वो राज्य की श्रेणी में नहीं है, ठीक है। अब और जैसे प्राइवेट बैंक है, आईसी बैंक है, सब ये सब भी राज्य नहीं है। प्राइवेट बैंक जो है वो नहीं है। मतलब यही तो मूल रूप से लिखा है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा निकाय जो विधिक बना सकता है, ठीक, चाहे ऐसी संस्था जो राज्य से अनुदान प्राप्त कर रही है, बात समझ रहे हैं, वो राज्य है। क्लियर है? विधि बना सकता आदेश, तो ये है राज्य की परिभाषा। तो भाग 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। यही सब है कि केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार ना, विधानमंडल, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड। ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, ऐसा कोई निकाय मतलब व्यक्तियों का समूह या कोई कॉर्पोरेशन भी हो सकता है जो विधि बना सकता है, या ऐसी संस्था जो राज्य से अनुदान प्राप्त कर रही है, बात समझ रहे हैं, या उस क्षेत्र में मोनोपोली प्राप्त है जिसको,
ठीक, जैसे है नहीं ये BCCI वाला, ठीक। और तीसरा सरकार उसको सरकार की कोई एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है तो वो भी राज्य है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? मिटा दइए तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में आप ऐसे समझिए, ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, थोड़ा शब्दों को समझिएगा नहीं तो खुदा जुदा हो जाएगा। इसको समझिए, ट्रिकी क्या है कि कह रहा है कि जो भी विधियां फंडामेंटल राइट के असंगत होंगी वह शून्य हो जाएंगी। एक शब्द में बताया जाए तो जो विधियां फंडामेंटल राइट के असंगत होंगी वो शून्य हो जाएगी। मतलब मूल रूप से यही लिखा गया है कि जो भी, अगर आप कोई विधि, ये डालना क्यों जरूरी है कि मान लीजिए भाग 13 में है फंडामेंटल राइट है, ऐसा कोई विधि बना रहे हैं जो फंडामेंटल राइट के संगत नहीं है, तो इसी में डाल दिया लोग कि बाय डिफॉल्ट वो शून्य हो जाएगा। मगर इसका भी क्लॉज है, इसमें 4 गो है जो पढ़ना है। जो भी विधियां फंडामेंटल राइट के असंगत, असंगत समझ रहे हो ना, का इरेलीवेंट मतलब उसी से लगा हुआ होना चाहिए, फंडामेंटल राइट के अनुरूप होना चाहिए। तो इसमें 13 के ऐसे है, 13 के 1 में है, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 13 के 1 ये कहता है संविधान से पूर्व। अब देखना थोड़ा सा, ये इस पर लफड़ा है कि जो भी विधियां फंडामेंटल राइट के असंगत होंगी वो शून्य हो जाएगी, ये कहा गया है। अब इस पर आप सोचो थोड़ा सा कि अगर संविधान के पूर्व कोई विधि बन गई है, ठीक, और तो क्या होगा? अगर संविधान के पहले विधि बन गया है, उसके अनुसार किसी को दे दिया गया है, सजा हो चाहे कुछ भी हो, तो क्या होगा? कैसे कि आप तो यहाँ लगा रहे हो, वो व्यक्ति है। तो ये कह रहा है कि जो विधियां संविधान से पूर्व जो भी विधियां बन चुकी हैं उस सीमा तक शून्य होगी जो नहीं, हाँ, जिस सीमा तक फंडामेंटल राइट के असंगत होंगी। संविधान पूर्व, देखिए समझिएगा ये थोड़ा सा, संविधान पूर्व, ठीक, यानी कब? 26 जनवरी 1950 के पूर्व वो विधियां शून्य होंगी, वो विधियां उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक फंडामेंटल राइट के असंगत होंगी। फंडामेंटल राइट के असंगत होंगी उस सीमा तक। हाँ, इस बात को समझिए थोड़ा सा कि उस सीमा तक कह रहा है कि असंगत होंगी। कहने का मतलब ये है ना, और ये भी बोला गया कि यह भूत लक्ष्य नहीं है, यह भूत लक्ष्य नहीं है। समझो थोड़ा ठीक से, भूत लक्ष्य नहीं है। हाँ, यानी कि अब समझा रहे हैं, इसी को तो समझना है। जो विधियां, जैसे 1940 में कोई विधि बना, ठीक ना, इसमें वैध है ई अवैध है, 40 है, या मान लो ये 1940 1950 हो गया। थोड़ा समझना इसको। तो कह रहा है ना कि अगर 1940 में जो विधि बना है 1950 के बाद, ठीक, अगर वो विधि चालू हो रहा है, लग रहा है, तो उस सीमा तक शून्य हो जाएंगे जिस सीमा तक वो क्या है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेंगे। यानी में अगर 40 में कोई कानून बना है जो
फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो वो विधि खत्म नहीं होगा, उस सीमा तक असंगत हो जाएगा जिस सीमा तक फंडामेंटल राइट का वो उल्लंघन करेंगे। हो गया। अब दूसरा बात कह रहा है कि यह भूत लक्ष्य नहीं है। भूत लक्ष्य नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि 1940 में कोई विधि बना, ठीक, बात समझ रहे हो, 50 में आ गया, 50 में ये बना, तो 10 साल के अंदर जिसको उस विधि के अनुसार फंडामेंटल राइट का हनन भी हो चुका है तो उसको कुछ किया नहीं जा सकता, लौटाया नहीं जा सकता। तो यही कह रहा है कि यह भूत लक्ष्य नहीं है। और हो सकता है कि आप 50 में लागू किए, 40 में कोई कानून से फंडामेंटल राइट का हनन किया गया और वो उसके द्वारा उसको सजा चाहे कुछ भी मिल गया तो वो जाके कह सकता है। समझ रहे हैं? इस चीज को रोकने के लिए कहा गया कि वह भूत लक्ष्य नहीं होंगी, मगर अगर वो चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थ को समझे? क्लियर है कि संविधान पूर्व विधियां, ठीक, यही समझाना चाह रहे थे। 13(2) कह रहा है कि संविधान लागू होने के बाद, ठीक, 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी ये पहले से है, संविधान लागू होने के बाद, बोले तो कब, 26 जनवरी 1950 के बाद ना, जो विधियां क्या होगा, असंगत होगा, वो शून्य हो जाएगा। 13 को ठीक से देखना जी, है क्लियर है कि संविधान के पूर्व हो गया और संविधान के बाद, यानी संविधान के पूर्व जो होगा वो असंगत उस सीमा तक हो जाएगा, मगर वो क्या होगा, पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, मगर असंगत होगा तो शून्य हो जाएगा। मगर भूत लक्ष्य नहीं है, उसको मिल गया है तो उसको अब कुछ किया नहीं जा सकता, मगर उसके बाद होगा तो शून्य हो जाएगा। ठीक। अब 13(3) में 13(3) इसमें क्या क्या है कि विधि की परिभाषा दी गई है। विधि विधि बार बार चिल्ला रहे हैं, तो विधि क्या है इसकी भी तो परिभाषा चाहिए। तो क्या किया गया है, विधि की परिभाषा किसमें दिया गया है, 13। तो विधि की परिभाषा में आप सोचो क्या है, बताओ। देखो हाँ सब आ जाएगा। एक तो अस्थाई विधि हो जाएगा। अस्थाई विधि कहने का मतलब कि संसद चाहे विधानमंडल जो कानून बनाती है, वो संसद या विधानमंडल जो कानून बनाती है वो विधि है। संसद चाहे कौन, विधान मंडल जो कानून बनाए वो विधि है। ठीक। अब दूसरा क्या, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं ना, वो भी विधि के अंतर्गत आएगा। अध्यादेश, अध्यादेश राष्ट्रपति जो जारी करते हैं वो भी विधि के अंतर्गत ही आएगा। अब देखिए कार्यपालिका विधान, कार्यपालिका कोई विधान बनाती है वो भी विधि के अंतर्गत आएगा। मतलब विधान नहीं, कार्यपालिका विधान यानी कि कोई नियम बनाती है वो। अब थोड़ा सा कंटा देखना, विधान जैसे उप विधि आदेश। अब थोड़ा सा आप बढ़िया से पढ़ नहीं रहे हो, सवाल आप लोग को पूछ लेना चाहिए। ठीक। कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब क्या समझ रहे हैं, अरे जैसे केंद्र सरकार है ना, जो कार्यपालिका है मोदी जी या मोदी जी के मंत्री, ठीक, वो अगर कोई विधि बनाते हैं वो भी विधि के अंतर्गत आएगा। मतलब कोई आदेश पारित करते हैं, कोई मन बनाते हैं, वो भी आएगा। ये आना चाहिए कि नहीं, बताओ तो। कैसे आना चाहिए? आपको पढ़ाया गया है कि भारत में व्यक्ति का शासन नहीं है, कानून का शासन है।
तो जब तक कानून नहीं बनाएंगे, संसद में पारित नहीं होंगे, कार्यपालिका कुछ कह देगी, मान लीजिएगा। अगर वो बना रही है सर, अगर वो फिर आप नहीं समझ रहे हो, कार्यपालिका मतलब मोदी जी और मोदी जी के मंत्री। अगर मोदी जी कोई आदेश निकाले, कोई ये निकाले, ठीक, तो मोदी जी अपने मन से कुछ नहीं करने वाले हैं। कानून बनेगा, संसद में पास होगा, उसके अनुसार ना होगा तो कार्यपालिका विधान का मतलब क्या हुआ? तो अभी तो यहाँ मोदी जी का शासन है, आपको तो पढ़ाया जा रहा है कि कानून का शासन है। हाँ, तो अब तो मोदी जी विधान कोई बना दिए। कार्यपालिका नहीं बन करके सांसद में पेश होती है सर। अरे उसको धन विधेयक का छोड़िए, तो पेश होगा ना, तो पास होगा तबे ना जी। तो प्रोसेस तो वही है। आप अभी हमारा सवाल समझे नहीं। हम ये कह रहे हैं ना कि भारत में कानून का शासन है, ठीक। मोदी जी चाहे उनकी मंत्रिमंडल कोई कार्य अपने मन से नहीं कर सकते, उसके लिए प्रोसेस है कि कानून का होना चाहिए। कोई आदेश है, कोई ये नहीं कर सकते, ठीक। कानून में पारित हो वही कर सकते हैं। तो यहाँ कार्यपालिका विधान कोई आदेश उदेश पारित करेंगे तो कैसे मानेंगे? क्योंकि अब देखिए, मोदी जी नहीं कर सकते, मगर कोई विधि बनाए, उसमें विधि में लिख दिया जाता है ना कि आगे की कार्रवाई जो है कार्यपालिका अपने अनुसार नियम बनाए। वो विधि में उसे घुसा कर रखा हुआ है, लोग इस नियम के अनुसार लिख देते हैं। जैसे हम कोई विधि बनाए, ठीक, कानून बनाए, उसको पास हो गया, और उस कानूनों में लिखा हुआ है कि आगे का जो भी योजना होगा, चाहे जैसे कैसे संचालित करना होगा, ये कार्यपालिका बनाएगी, तो उसके अंतर्गत उपविधि बनाएगी। उसको कह रहे हैं, वो मोदी जी अलग कानून नहीं चला सकते। उस कानून में लिखा है कि इसके आगे कार्यपालिका करेगी ना। जैसे भागदू में ना लिख गया नागरिकता के, कि लिख कर कह देगा कि संसद आगे बनाए, उसी तरह से उस धर्म को कोई कानून लिख दे कि कार्यपालिका इस तरह करे आगे। वो कानून में लिखा हुआ है, इसलिए लिखे हैं कार्यपालिका विधान, तो वो भी कानून के अंतर्गत आएगा। ये उपविधि है, यानी कि ये मंत्री जी चाहे मोदी जी अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। मन किया तो किस रेफरेंस से लेकर किए, कानून बनाइए। बात समझ रहे हैं? यहाँ कानून का शासन है, किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। विधि की शक्ति रखने वाला कोई भी रूढ़िवादी प्रथा जो है वो भी कानून के आएगा। कहा जाएगा विधि की शक्ति रखने वाला प्रथा। समझ रहे हो? वो भी, यानी कि 13 के 3 में क्या दिया गया है? विधि की परिभाषा, यानी अस्थाई विधि संसद और ये पास करे, अध्यादेश भी है, और क्या है कार्यपालिका विधान। जो कार्यपालिका कोई डिसीजन लेती है तो उप विधि बनाती है, और वो भी करती है तो किसी कानून के रेफरेंस से लेकर ही करती है कि यहाँ से लिए गए हैं हम, इसमें हमको ये कहा गया है कि आप कर सकते हैं, तभी करते हैं। तो शासन विधि का ही है ना। और चौथा ये हो गया, ठीक। अब थोड़ा सा भाग 13 के 4 को समझना है बहुत अच्छा से, समझ रहे हैं? मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। लिख रहे हैं आप लोग ना? चलिए, थोड़ा सा रीजनिंग तो आप पढ़ते ही हो, पढ़ते हो ना? तेरह के 4 कहता है, देखो थोड़ा ठीक से, हाई ध्यान रखना, जो भी विधियां फंडामेंटल राइट के असंगत होंगी वो क्या होंगी? शून्य होंगी। तो संविधान संशोधन 368 भाग 3 के संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा। कहा गया कि संविधान संशोधन कितना होता है? 368 भाग 3 के संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा। बूझ रहे हो बात? रीजनिंग लगाओ, अब बूझ के बताओ हमको। हैं? संविधान संशोधन 368
भाग 3 के संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा, ये कहा गया है। और ये तो निकल के आया बाद में केशवानंद भारती केस में, ये निकल के आया केशवानंद भारती केस। कब हुआ था जी? पहले बताओ। धराया ही रीजनिंग नहीं पकड़ पे आया है, क्या पकड़ में आया? जैसे कि सर वैसा कोई संविधान में संशोधन नहीं होगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध। नहीं, देखो अगर मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, नहीं होता है। गजब, सर एक ही में उसके बाद नहीं होगा सर। काहे नहीं होगा? लग गया है सर। नहीं हो सकता है, उसके लिए अभी भी आप समझो बात को है, समझो पहले पूरा हमको समझा लेने दो। हाँ, संविधान में फंडामेंटल राइट में अभी भी संशोधन हो सकता है। हाँ, मगर मूल ढांचा नहीं प्रभावित होना चाहिए। ठीक, अब 13 कहता है, समझो बात को, 13 कहता है कि जो विधियां फंडामेंटल राइट के असंगत होंगी वो ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा। तो अगर मान कर चलिए कि अगर हम कोई संविधान संशोधन कर रहे हैं जो फंडामेंटल राइट के असंगत है, मान कर चलिए, तो संविधान संशोधन में बाय डिफॉल्ट शून्य हो जाएगा अगर उसको विधि मानोगे तो। नहीं बुझा रहा है? अभी भी नहीं बुझाया। कह रहा है ना कि फंडामेंटल राइट में हम संशोधन कर रहे हैं, ठीक, तो फंडामेंटल राइट जो है संविधान संशोधन को अगर आप विधि मानते हो, संविधान संशोधन को क्या मानते हो? विधि मानते हो, कानून मानते हो ना, तो तेरा ऊपरवा कह रहा है कि जो असंगत होंगी वो शून्य हो जाएंगी। तो अगर कोई संशोधन करना चाहते हो, संशोधन को विधि मानते हो, तो बाय डिफॉल्ट इसके अनुसार वो शून्य हो जाएगा। तो हो भी नहीं पाएगा, गोल हो गया ना। इसलिए कहा गया कि नहीं, संविधान संशोधन 368 भाग 3 के संदर्भ में वो विधि माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि 13 कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट के असंगत होगी तो शून्य हो जाएगी, यानी संविधान संशोधन को अगर विधि मान रहे हो तो वही शून्य, तो कहाँ कोई चेंज नहीं कर पाओगे। नहीं बुझे? अब बुझाया कि नहीं? अभी भी नहीं बुझाया है। हाँ, भाग 3 के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि जो विधि फंडामेंटल राइट के असंगत होगी वो शून्य हो जाएगी। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में असंगत हो, जैसे चेंज किया गया ना, मान कर चलिए कि हटाया गया संपत्ति का अधिकार वाला। सुनो, संपत्ति का अधिकार हटा रहे हो तो फंडामेंटल राइट का संशोधन करना पड़ेगा। अब 13 कह रहा है कि नहीं, असंगत होगी तो उस संशोधन शून्य हो जाएगा, तो हटा कैसे पाओगे? बोलो। तो इसीलिए कहा गया कि भाग 368 के अनुसार इसको विधि नहीं माना जाएगा संविधान संशोधन को, भाग 3 के संदर्भ में, क्योंकि 13 खुद कहता है कि इस फंडामेंटल राइट को नहीं तो हटा कैसे पाइएगा आप। पहले 7 को था ना, अब 6 को हुआ ना, तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ता। तो संविधान संशोधन कीजिएगा, संविधान संशोधन को विधि मानिएगा। और 13 कहता है कि असंगत होंगी तो विधि शून्य, तो जो संशोधन किए है वह शून्य, तो कहाँ से? तो इसलिए लिख दिया गया कि नहीं, 368 के अनुसार जो संशोधन करेंगे वो उसको विधि नहीं मानेंगे। तब यहां से बच गए, क्योंकि वो कह रहा है कि विधि है। देख रहे हैं कितना दिमाग इसे घेर कर लगाया है लोग, समझ रहे हैं? यानी कि संविधान संशोधन करके आपका मौलिक अधिकार छीना जा सकता है, समझ रहे हो? हाँ, तो केशवानंद भारती विवाद में आया कि संविधान संशोधन करके आपका मौलिक अधिकार में परिवर्तन, छीना, हेरफेर किया जा सकता है, बशर्ते कि कोर्ट ने लगा दिया कि आपका उसका मूल ढांचा प्रभावित ना हो ना। इसमें क्या आया? संविधान संशोधन करके फंडामेंटल राइट क्या किया जा सकता है? छीना जा सकता है। मतलब कोई देना भी हो तो दे सकते हैं, लेना भी है तो ले सकते हैं ना, बशर्ते कि क्या हो? मूल ढांचा
मूल ढांचा प्रभावित ना हो। अब मूल ढांचा क्या है ये आगे बढ़ाएंगे। यानी संविधान संशोधन हो सकता है, आपका फंडामेंटल राइट लिया जा सकता है, नहीं है तो कुछ दिया जा सकता है, मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसके संदर्भ में 3 गो सिद्धांत है, उस सिद्धांतवा पूछता है। बात समझ रहे हैं, 13 से ही रिलेटेड है। ठीक, उस सिद्धांत का नाम में पूछ देगा। क्या है, कोई याद है तो बोलिए तो। सिद्धांत है, ये 13 से ही संबंधित है। किसी को याद है वो सिद्धांत है? एक है आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स, सुने हुए हैं? 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 नहीं, आच्छादन को इसको ग्रहण भी बोलते हैं। ग्रहण हो लग जाता है ना, उधर चल जा रही हैं आप। हाँ, आप इलिप्स, हाँ, मतलब ग्रहण जैसे लगता है ना, तो ग्रहण लगता है तो आच्छादन कह लीजिए, चाहे ग्रहण कर लीजिए। डॉक्ट्रिन इलिप्स मतलब होता है ग्रहण लगना। तो ग्रहण लगता है तो सूर्य छिप जाता है ना, ठीक उसी तरह का सिद्धांत। ये आपसे ये भी पूछ देगा कि आच्छादन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो भाग 13 से संबंधित है। ये मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है, अनुच्छेद 13 से संबंधित है ना। आच्छादन का सिद्धांत समझ रहे हो। ग्रहण लग जाता है कुछ देर के लिए, जैसे ग्रहण लगता है ना तो सूर्य दिखता नहीं है, तो ये कह रहा है कि इसके अनुसार कोई भी विधि होगी, कोई भी क्या होगा, विधि होगी, तो उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक, आच्छादन का सिद्धांत के अनुसार एक पार्ट होगा जो उसका वैध होगा। क्या होगा, वैध होगा फंडामेंटल राइट के अनुसार, एक होगा अवैध होगा। क्या होगा, आप इतना ध्यान रखना कि आच्छादन का सिद्धांत इससे है, पहले समझ लिए क्या है। एक होगा वैध और एक अवैध होगा। ठीक, तो आच्छादन के सिद्धांत के अनुसार मतलब कोई संसद में अगर कोई कानून बनाए आप, तो उसका 2 पार्ट हो सकता है। एक कुछ हिस्सा जो हो सकता है फंडामेंटल राइट के अनुसार वैध होगा, और कुछ हिस्सा क्या होगा, अवैध होगा। यही ना हो सकता है। तो कह रहा है कि वैध वाला लागू रहेगा, ये क्या रहेगा, लागू रहेगा, और अवैध वाला छिप जाएगा, सुसुप्त हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। अगर हो सकता है कि भविष्य में कोई ऐसा कानून बने कि वो अवैध ना रहे, तो वो लागू हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे सूर्य पर आता है ना ग्रहण, तो कुछ देर के लिए सूर्य छिप जाता है ना, फिर बाद में हट जाता है। ठीक उसी तरह ये है कानून के संदर्भ में। ठीक, ये क्या रहेगा, अवैध वाला समाप्त हो जाएगा, मगर ये छिप जाएगा, छिप जाएगा, सुसुप्त हो जाएगा, हो जाएगा। ये कहता है आच्छादन का सिद्धांत। अगर कभी एक्टिव हुआ तो वो कानून लागू भी हो सकता है, निष्क्रिय हो जाएगा, सो जाएगा, कुछ भी कह लीजिए। मतलब पूरा विधि खत्म करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। अरे एक तो प्रोसेस होता है कि पूरा उतना कानून बनाओ, सब ये कराओ, पास कराओ, पास कराने के बाद ये थी हुआ, तो ऐसी सब लगा कि जो खराब है उसको सुसुप्त कर लीजिए और कानून को चलने दीजिए। आप देखिएगा इतना प्रेशर हो जाता है ना सरकार का एगो नीति। आपका मान लीजिए जैसे सरकार का नीति है, देखिए क्या प्रेशर है। जैसे मान लीजिए सरकार रोड निकालना चाह रही है, ठीक, आप अपना जमीन नहीं देना चाह रहे हो, सरकार कहेगी कि मत दीजिए, ठीक, अगल बगल वाला से ले चालू कर देगी, अगल बगल वाला दे देगा, अगल बगल सगरों बना देगी सरकार। आप लड़ते रहिए, सरकार आधा बन गया, इधर भी बन गया, आप पर मेंटली प्रेशर आ जाएगा कि सब तो हट गया, अब तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक आपको देना पड़ेगा। हम ऐसा कितना देखे हैं कि कुछ लोग ठान कर रखा है कि हम अपना जमीन नहीं देंगे सरकार को रोड बनाने के लिए ना, तो अगल बगल देखिएगा सरकार पूरा रोड बना दी है, 4 लाइन, और उसी का घरवा बीचवा में है। अब कुछ देर बाद वो सोचने लगता है अब तो कोई खड़ा नहीं है, अब इसको केस लड़ भी जाते हैं तो प्रेशर भी बन जाता है ना कि ये अगर रोड हटाओगे तो इतना सब पैसा बर्बाद हो गया है ना, इसके अच्छा इससे जितना पैसा लेता है लेकर तुम ही हट जाओ भाई,
नोटिस किए हैं ये बात? ये बहुत बड़का ई है। ये बिहार सरकार करता है, ठीक है, मगर कोर्ट यही चाल के तहत, इसी एथी के तहत वो कोर्ट का डिसीजन देखिए कि वो उतना बिल्डिंग बनवा दिया, केस चल रहा है, फिर भी काम चल रहा है ट्विन टावर हुआ, कहा कि ना गिराइए, नहीं तो प्रेशर तो है ना, कितना करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। गलत कीजिएगा, यही लोग करता है। उसी तरह देखिएगा सरकार जो है, कोई परीक्षा उरीक्षा होता है ना, केस चल रहा है, तब तक इधर अपना काम हो रहा है, रिजल्ट देकर ज्वाइनिंग करा दिया, खुद इधर प्रेशर बन जाएगा, केस का फैसला आएगा तब देखा जाएगा सर, केसों पर प्रेशर पड़ जाएगा, तो दबाव डालने के लिए, मगर दबता नहीं है। गलत करके दबाइएगा, आज सरकार खूब करती है, नोटिस किए हूँ। वही वाला है कि आपके घर का विवाद है, आप रोक लीजिए, अगल बगल, बात समझ रहे हैं। अब और एगो सिद्धांत है पृथ्वीकरण का सिद्धांत। दूसरा कौन सिद्धांत है? ये सिद्धांत कहता है वही कि जो विधि असंगत होगी, वही यही बात है, उसको साफ अलग कर दीजिए। मतलब हाँ, ये भी बात यही कहता है कि कुछ विधि है, उसका दो गो पार्ट होगा, क्या होगा? एक होगा वैध ना, एक होगा अवैध। तो ये तो लागू रहेगा। अवैध वाला को आप या तो हटा दीजिए, ठीक ना, उसको हटा दीजिए उस विधि से। अगर नहीं हटा सकते, जिससे हो सकता है कि कुछ ऐसा क्लॉज हो कि इसको हटाने से वो विधि ही ना रहे, समझ रहे हो, तो वो पूरा विधि खत्म करिए। यहां तो कह रहा है कि चलो छिप गया तो काम चल सकता है, हाँ, ये कह रहा है कि नहीं, अगर जैसे किसी चीज को हटाओगे ना तो वो चीज रहेगा ही नहीं, जैसे अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो कुछ ऐसा विधि है कि अवैध है तो उसको हटा दीजिए, अगर हटाने लायक नहीं है तो क्या कर दीजिए, पूरा विधि खत्म करिए, हटाइए मत, क्योंकि फंडामेंटल राइट कहना विधि शून्य ना हो जाएंगी। अवैध है तो हट सकता है, नहीं हट सकता है तो पूरा विधि समाप्त कर दीजिए। अरे क्यों विधि बनाइएगा, आप फंडामेंटल राइट का हनन कीजिएगा, तब मिला काहे के लिए है? कौन? अरे देखो बात समझो, विधि कोई बनाए, ठीक, पूरा विधि बन गया, अब तब पता चला कि फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो उस सेंस में कहा गया है कि अगर जो अवैध है उस पार्ट को हटा दीजिए, पूरा विधि खत्म करने की जरूरत क्या है? क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट ना बचाना है। अगर नहीं हट सकता है तो जितना कानून बनाए हैं विधि उस सबको खत्म कीजिए, मगर फंडामेंटल राइट से समझौता नहीं होगा। यहां भी कहा गया कि वैध है तो अवैध वाले को सुसुप्त कर दीजिए, लागू नहीं हो सकता है कि भविष्य में वो चीजें ना रहे तो वो लागू हो सकता है, मगर मेन है कि फंडामेंटल राइट। तो किस सिद्धांत के अनुसार? आच्छादन का सिद्धांत हुआ, ये पृथ्वीकरण का सिद्धांत हुआ, मतलब फंडामेंटल राइट को ही बचाना है कि ऐसा कोई विधि न बना दीजिए जो फंडामेंटल राइट के असंगत हो। समझ रहे हैं? अब एक और ध्यान दीजिए, हाई समझिएगा थोड़ा, ये है परित्याग का, अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत यानी ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। वेवर, हाँ, क्या आप अपना मौलिक अधिकार त्याग सकते हो? नहीं त्याग सकते, मगर अमेरिका में अपना मौलिक अधिकार त्याग सकते हो। अब ये सोचो कि अमेरिका वाला क्यों कह रहा है कि आप अपना मौलिक अधिकार त्याग सकते हो, अब भारत में क्यों कहा गया है कि आप अपना मौलिक अधिकार त्याग नहीं सकते? जो आपको मौलिक अधिकार त्याग दिया गया है, क्या आप उसके पास राइट है आपको कि आप अपना मौलिक अधिकार त्याग सकते हो? जैसे उदाहरण के तौर पे जीवन जीने की स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, तो आप चाहते हो मरना, आपकी इच्छा है तो अमेरिका में मर सकते हो, मगर भारत में नहीं मर सकते हो। आप अपना मौलिक अधिकार नहीं त्याग सकते। ऐसा क्यों रखा गया है भारत में? सोचो।
देखो इस क्या तर्क क्या है, भारत में फंडामेंटल राइट नहीं त्याग सकते, ठीक, और अमेरिका में त्याग सकते हैं, अमेरिका में त्याग सकते हैं। समझ रहे हैं? भारत में आप अपना मौलिक अधिकार नहीं त्याग सकते, अमेरिका में त्याग सकते हैं। जैसे जीवन जीने की स्वतंत्रता है आपको, आपका प्राण आप ही को लेने का अधिकार नहीं है, ठीक। अमेरिका में आप अपना मौलिक अधिकार कोई दिया गया है, त्यागना चाहते हो त्याग सकते हो। इस पर आ सकता है यूथेसिया ना, यूथेसिया जिसको कहा जाता है कि मतलब इच्छा मृत्यु, भारत में नहीं है। बहुत सारे देशों ने इच्छा मृत्यु दे दिया है कि अगर आपको कष्ट है, पीड़ा है, जीवन नहीं जीना चाहते हो तो आपको ये अधिकार है अपनी इच्छा से अपना मृत्यु कर सकते हो। भारत में पैसिव यूथेसिया लागू है, वो केस हुआ तब, एक्टिव नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो भारत में आप अपना मौलिक अधिकार नहीं त्याग सकते, अमेरिका में त्याग सकते हो। क्यों नहीं त्याग सकते भारत में? सोचो और सोच को बताओ। जैसे अनुच्छेद 13 कहता है, ठीक, अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत हो गया। अब आप अपना मौलिक अधिकार है ये हमारा, हम तो कह सकते हैं कि हम अपना अनुच्छेद 17 वाला मौलिक अधिकार त्यागते हैं, हमारे साथ भेदभाव कीजिए, छुआछूत कीजिए, काहे नहीं कर सकते हैं? हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, हम अपना लेते हैं, हम अपना ये मौलिक अधिकार त्यागते हैं, हम अपना जान देने की इच्छा है हमको। तो ऐसा आप भारत में नहीं कर सकते, अमेरिका में कर सकते हैं। हमारा यही सोचना है कि क्यों भारत के लोगों ने ऐसा क्या सोचा, मगर होना क्या चाहिए कि आपको अगर स्वतंत्रता दे रहे हो ना तो उसको मरने की भी स्वतंत्रता है। अगर अधिकार है, ठीक है, तो मरने के भी है, मगर भारत में ऐसा नहीं किया गया है। बहुत सारे देशों ने दिया हुआ है, आज़ादी की फंडामेंटल राइट ना है जी, तो ये क्यों नहीं किया गया है? इसलिए नहीं कहा गया है ना कि भारत में जो है, ठीक, भारत में इसलिए नहीं कहा गया है कि भारत में फंडामेंटल राइट व्यक्ति के लिए नहीं दिया गया है, पूरे समाज के लिए दिया गया है। नहीं, वहां व्यक्ति विशेष के लिए है, यहां आपका फंडामेंटल राइट जो है व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए है। जैसे वही तो बात कह रहे हैं कि आपको फंडामेंटल राइट है कि 17 के छुआछूत नहीं कर सकते, तो पूरा समाज के लिए ना है। आप अपना त्यागना चाहते हो कि हमारे साथ कोई छुआछूत करे, तो ये फंडामेंटल राइट व्यक्ति पर है कि पूरे समाज के है, कि समाज को लेकर चलना है। आपको व्यक्तिगत रूप से दिया गया है क्या फंडामेंटल राइट? नहीं, ये समाज कल्याण को, समाज को विकसित को ध्यान में रखकर दिया गया। अगर व्यक्तिगत रूप से दिया गया होता तो आप अपना फंडामेंटल राइट त्याग सकते थे। आप कह सकते थे कि 17 का हम त्याग करते हैं, हमारे साथ छुआछूत कीजिए, हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, हम अपना सुसाइड करना चाहते हैं, सुसाइड करिए। तो बहुत सारे देशों ने फंडामेंटल राइट को त्यागने की अनुमति दे रखी है, जिसके अनुसार वो अपना प्राण भी ले सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फंडामेंटल राइट व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए है। क्योंकि ये लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि भारत में आप अपना फंडामेंटल राइट क्यों नहीं त्याग सकते? क्योंकि फंडामेंटल राइट व्यक्तिगत के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए है। क्योंकि फंडामेंटल राइट व्यक्तिगत नहीं है, पूरे समाज के लिए है। समझे? आप भारत में अपना फंडामेंटल राइट नहीं त्याग सकते। क्लियर हुआ? तो ये किस अमेरिका में आप अपना त्याग सकते हो फंडामेंटल राइट? होना क्या चाहिए आपको बताओ? व्यक्तिगत रूप से तो त्याग सकते हो, मगर हम व्यक्तिगत रूप से देवे नहीं किए हैं कि आप त्यागोगे। हैं? मरना है, उस पर केसो चलता है, तो मर गया तो कैसे केस चलाओगे? मगर हाँ,
जो बच गया ना तो उस पर केसो चलता है, नहीं तो कारण बताओगे। अब मर गया तो उस पर तो केस चला नहीं सकते। मगर आपको फंडामेंटल राइट आपको व्यक्तिगत नहीं दिया गया है, पूरे समाज कल्याण और पूरे समाज को सोचकर दिया गया है, इसलिए आप अपना फंडामेंटल राइट त्याग नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं? यानी हम लोग पूरा समाज के बारे में सोचते हैं। कल को आप सब कोई कहे किसी परेशानी से मर जाए,